हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल ऑटो। इस वीडियो सीरीज में हम सीस्मिक एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सीस्मिक एनालिसिस के लिए हम एक सिंपल बे फ्रेम मॉडल करेंगे जो आरसीसी स्ट्रक्चर होगा। उसके ऊपर हम सीस्मिक एनालिसिस करेंगे। सीस्मिक एनालिसिस के लिए हम स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस दोनों तरीके के एनालिसिस करेंगे, उसका डिज़ाइन करेंगे और रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों मॉडल के एनालिसिस और डिज़ाइन के बाद हम कंक्लूड करेंगे कि कौन सा एनालिसिस मेथड हमें इकोनॉमिक डिज़ाइन दे सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम मॉडलिंग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं पहला नोड दे देता हूँ 0 0 एंड 0। दूसरा नोड मेरा आ जाएगा 3 मीटर, हमारी स्टोरी हाइट है तो 3 मीटर दे देते हैं। उसी तरह से 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर, 15, 18 एंड 21। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम के सारे नोड हमने दे दिए हैं। अब इसको हम बीम दे देते हैं। तो ये जियोमेट्री में जाके ऐड बीम पे क्लिक करना है और यहाँ पर से स्टार्ट करना है मॉडल करना। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, वो मॉडल हो चुका है। अब हम ट्रांसलेशन रिपीट कमांड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये मेंबर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जियोमेट्री के अंदर ये ट्रांसलेशन रिपीट कमांड है, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे। नंबर ऑफ स्टेप हमारे 4 रहेंगे और डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग हमारा 3 मीटर रहेगा। यहाँ पर मैं लिंक स्टेप एंड ओपन बेस का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट फ्रेम रेडी हो गया है। अब ये पूरे फ्रेम को मैं ट्रांसलेशन रिपीट कर लूँगा और वो जेड डायरेक्शन में करूँगा। तो फिर से जियोमेट्री में जाके ट्रांसलेशन रिपीट एंड दिस टाइम we will select Z direction. Number of step will remain 4 and default spacing is 3.5 मीटर। यहाँ पर भी हम लिंक स्टेप एंड ओपन बेस का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और उसको ओके कर देंगे। तो ये मेरा पूरा जियोमेट्री रेडी हो चुका है। तो इसको हम पहले एक बार सेव कर लेते हैं, फाइल में जाके सेव एंड सेव। तो ये मेरा मॉडल सेव हो चुका है। अब मुझे देना है इनकी मेंबर की प्रॉपर्टीज़। तो जियोमेट्री के बाद प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ पर हम डिफाइन में जाके, तो ये सभी तरह के ऑप्शन अवेलेबल है। हमें सर्कुलर कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम सर्कुलर कर लेते हैं। इसमें मैं अभी इनिशियली 0.35 मीटर डाया का कॉलम दे देता हूँ, उसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मटेरियल प्रॉपर्टी को टिक करके रखा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंक्रीट प्रॉपर्टी ले लेगा। अभी मैं सर्कुलर कॉलम के अलावा रेक्टेंगुलर कॉलम भी देना चाहता हूँ। तो रेक्टेंगुलर में जाके उसका डेप्थ में 0.45 मीटर दे देता हूँ और उसका विड्थ में 0.3 मीटर दे देता हूँ। तो उसको भी मैं ऐड कर लूँगा। अभी मुझे बीम डिफाइन करने हैं। तो बीम डिफाइन करने के लिए मेरे पास रेक्टेंगुलर का ऑप्शन है, ट्रेपेजॉइडल का ऑप्शन है, आई बीम का भी ऑप्शन है, लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर में हम रेक्टेंगुलर बीम ही देंगे। तो उसमें हम उसका डेप्थ 0.35 मीटर देंगे और उसका विड्थ में 0.25 मीटर दे देता हूँ अभी, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। अभी दूसरे डायरेक्शन में हमारा डायमेंशन 3.5 मीटर है, तो उसके लिए मैं 0.375 दे देता हूँ। डेप्थ बढ़ा लेता हूँ 25 mm और उसको मैं ऐड करके क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरे सारे प्रॉपर्टीज़
आ चुके हैं। अब ये प्रॉपर्टी मुझे इस मॉडल को असाइन करने हैं। मैं फिर से एक बार मॉडल सेव कर लेता हूँ। यस, अभी मैं सबसे पहले कॉलम का प्रॉपर्टी असाइन करूँगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट में जाके बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन सिलेक्ट कर लूँगा और उसको राइट क्लिक करके न्यू व्यू कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे सभी कॉलम दिख रहे हैं। अभी मैं व्यू में जाके टॉप दे देता हूँ। मुझे ये सेंटर के सभी कॉलम जो है उसको सर्कुलर प्रॉपर्टी देना है। तो ये सर्कुलर प्रॉपर्टी असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस। तो ये मेरे सेंटर के जो सभी कॉलम थे उसको सर्कुलर प्रॉपर्टी असाइन हो चुका है। अभी मुझे ये जो पेरीफेरी में जो कॉलम्स है उसको रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी देना है। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और सभी पेरीफेरी के कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स असाइन एंड यस कर देता हूँ। तो ये सेंटर के सभी R1 हो चुके हैं, मतलब कि रेफरेंस 1। और पेरीफेरी में जो थे वो R2 है, मतलब कि ये जो रेफरेंस नंबर 2 है। तो ये कॉलम की प्रॉपर्टी असाइन हो चुकी है। अब मैं डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर कर लूँगा तो मैं बाकी के बीम को देख पाऊँगा। अब मैं सिलेक्ट में जाता हूँ, बीम पैरेलल टू वाई डायरेक्शन एंड इन्वर्स कर लेता हूँ। तो मतलब कि जो सिलेक्ट हुए थे उसके अलावा के बाकी सभी सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इसको न्यू व्यू में चला जाता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी मुझे ये जो बीम पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन थे उसका प्रॉपर्टी 0.35 बाय 0.25 देना है। तो मैं सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स यस एंड सिलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड डायरेक्शन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स यस। तो ये मेरा रेफरेंस 3 एंड 4 भी असाइन हो चुका है। अब मैं फिर से एक बार डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर कर लेता हूँ और एक बार डायमेंशन और सेक्शन प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यूटिलिटी में जाके नोड बीम, नोड टू नोड डिस्टेंस, क्लियर हाइट मेरा 21 मीटर है, एक्स डायरेक्शन में ये 12 मीटर है और जेड डायरेक्शन में ये 14 मीटर है। तो ये सभी डायमेंशन मेरे प्रॉपर है। अभी ये सेक्शन प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए या तो मैं सभी को यहाँ पर हाईलाइट असाइन जियोमेट्री सिलेक्ट करके फिर मैं सेक्शन प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँगा तो वो जो सेक्शन प्रॉपर्टी जिस मेंबर पे असाइन हुई है वो हाईलाइट होगा। तो ये सर्कुलर है तो ये सब सर्कुलर कॉलम हाईलाइट हो रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर कॉलम, ये एक्स डायरेक्शन के बीम्स एंड ये जेड डायरेक्शन के बीम्स। यहाँ तो मैं यहाँ पर जाके 3D रेंडरिंग कर लूँगा तो मुझे सब दिखाई देगा। तो ये कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन हमने इंडिविजुअली चेक कर लिया है और सभी प्रॉपर्टी प्रॉपरली असाइन हो चुकी है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमारी बारी है मटेरियल की। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी के वक्त ही मटेरियल प्रॉपर्टी पे टिक कर रखा था, तो फिर हमें मटेरियल में जाके फिर से प्रॉपर्टी और मटेरियल असाइन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम चले जाते हैं स्पेसिफिकेशन में। तो स्पेसिफिकेशन में हमारे पास एक तो है मास्टर स्लेव कमांड जो हमें असाइन करना है। दूसरा, अगर कोई बीम या कॉलम का ऑफसेट या रोटेशन है तो वो, और कोई अदर स्पेसिफिक कमांड है, मतलब कि कोई मेंबर है जो कंप्रेशन ओनली है या टेंशन ओनली है या ट्रस है। तो हमारे केस में सिर्फ मास्टर स्लेव कमांड है। मैं आपको दिखा देता हूँ मास्टर स्लेव कमांड कैसे असाइन करना है। तो उसके पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे मास्टर नोड है उसके नोड नंबर नोट डाउन कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम सिलेक्ट में जाके पैरेलल टू वाई कर लेते हैं, इन्वर्स बीम करके इसका न्यू व्यू करके ओके कर देते हैं। अभी हम यहाँ पर टॉप व्यू में जाके हमारा जो सेंटर नोड है जिसको हमें मास्टर नोड देना है हर फ्लोर में, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट में जाके नोडल कर्सर है, तो ये सेंटर वाले नोड को सिलेक्ट करके फिर से एक बार न्यू व्यू कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अभी हम 3D व्यू में जाएंगे तो ये सभी नोड हमें दिख जाएंगे, और या तो राइट क्लिक करके लेबल्स में जाना है और नोड नंबर को एक्टिवेट करना है, अप्लाई ओके, या तो हम यहाँ से डायरेक्टली शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो ये नोड नंबर ऑन ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पर हम स्पेसिफिकेशंस में नोड में जाएंगे, हर बार हमें मास्टर नोड डिफाइन करना है। फर्स्ट हमारा 98 नंबर का मास्टर नोड है, और यहाँ पर से हमें रिजिड को हटा देना है। या तो हम fx एंड fz दोनों को टिक कर सकते हैं, या तो फिर स्लेव डायरेक्शन में zx सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर zx सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं। ये हो गया हमारे फर्स्ट स्टोरी के लिए, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर के लिए कमांड। अभी हमें फिर से नोड नंबर 99 के लिए zx डायरेक्शन ऐड, once again node number 100 zx direction add, node number 101 zx add, node number 102 zx add, node number 103 104। ये रिजिड हमें नहीं रखना, हमें zx ही रखना है, उसको ऐड कर लेते हैं। अभी हमने ये मास्टर कमांड डिफाइन किया है, तो उसको स्लेव नोड पे असाइन करना है। मतलब कि क्या हो जाएगा कि ये हमारे 98 नंबर का नोड है वो मास्टर नोड है, तो उसके पीछे जो स्लेव नोड है उसको ये मास्टर नोड असाइन करना है। तो हम फिर से डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई एंड इनवर्स, इसको हम न्यू व्यू करके फ्रंट व्यू में चले जाते हैं। अभी हमें ये 98 नंबर का जो मास्टर नोड है उसके लिए यहाँ से हमें सभी नोड सिलेक्ट करने हैं, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन यस, 99 नंबर, सेकेंड फ्लोर, assign to selected node, assign 100, third floor, assign to selected nodes, assign yes, 101, fourth node, assign to selected nodes, yes, 102, 103 and 104। अभी हमने ये सभी मास्टर स्लेव कमांड को असाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ये सभी मास्टर नोड और स्लेव नोड प्रॉपरली असाइन हुए हैं या नहीं। तो हम ये नोड नंबर को बंद कर देंगे सिंपली शिफ्ट एन से, और ये डायमेंशन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो यूटिलिटी में जाके नोड टूल, रिमूव नोड टू नोड डिस्टेंस। अभी हम फिर से लेबल्स के अंदर जाते हैं और मास्टर स्लेव जो है उसको एक्टिवेट करके अप्लाई कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं हर एक फ्लोर का मास्टर और स्लेव नोड सेम फ्लोर में है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फ्रंट व्यू कर लेंगे। तो ये सभी नोड मास्टर और स्लेव नोड प्रॉपरली असाइन हो चुके हैं, ठीक है।
तो हम डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर में चले जाएंगे और यहाँ से हम वो लेबल ऑफ कर लेते हैं, अप्लाई ओके। अभी हमें जाना है सपोर्ट्स में, तो हमारे पास ये आरसीसी स्ट्रक्चर है तो फिक्स सपोर्ट रहेगा, तो हम क्रिएट फिक्स सपोर्ट ऐड कर लेते हैं और ये सपोर्ट हमें बॉटम के सभी नोड पे असाइन करना है। तो व्यू, फ्रंट व्यू, बॉटम नोड सिलेक्ट कर लेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, असाइन यस। तो ये सभी फिक्स सपोर्ट आ चुके हैं। अब मेन टॉपिक है हमारा लोडिंग के बारे में। तो लोडिंग डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले सिस्मिक लोड डिफाइन करना होगा और सिस्मिक लोड डिफाइन करने के लिए उसका डेफिनेशन डिफाइन करना होगा। तो हम एक बार फिर से सभी डायमेंशन को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। नोड टू नोड डिस्टेंस, ओके। यहाँ पर डेफिनेशंस में जाके सिस्मिक डेफिनेशन ऐड करना है। यहाँ पर हमें हमारा इंडियन कोड सिलेक्ट करना है, IS 1893 2016, और उसके लिए हमें जनरेट में जाना है। जनरेट में जाएंगे तो यहाँ पर मैं जोन डिफाइन कर लेता हूँ और हमारा स्ट्रक्चर जोन 3 में आ रहा है। यहाँ पर रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर हमें देना है, तो उसके लिए हमें टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हमारा आरसी बिल्डिंग विथ ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसका रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर 3 आ रहा है। इम्पोर्टेंस फैक्टर देना है, तो यहाँ पर हमें रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग है हमारा, तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंस फैक्टर 1.2 आ रहा है। सॉइल पैरामीटर के लिए हमें, अगर हमारा सॉइल हार्ड रॉक या ऐसा कुछ है तो हार्ड सॉइल देना है, सॉफ्ट है या मीडियम है तो वो हमें उस तरह से देना है। हमारे केस में ये मीडियम सॉइल है, तो ये मीडियम सॉइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर टाइप है तो आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम टाइप बिल्डिंग, और भी बहुत से टाइप है, आरसी स्टील कंपोजिट, स्टील मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, बिल्डिंग विथ आरसी स्ट्रक्चरल एंड ऑल अदर बिल्डिंग। हमारा आरसी मोमेंट रेजिस्टिंग बिल्डिंग है तो उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। डैम्पिंग रेशियो में 5% एज इट इज छोड़ देता हूँ। अभी हमें एक और चीज़ देनी है, टाइम पीरियड इन एक्स डायरेक्शन एंड टाइम पीरियड इन जेड डायरेक्शन। तो ये जो टाइम पीरियड हमें देना है उसके लिए IS 1893 2016 में उसका प्रोसीजर दे रखा है। तो ये जो है हमारा ऑल अदर टाइप बिल्डिंग, तो उसके अंदर टाइम पीरियड इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू 0.09 इंटू एच डिवाइड बाय रूट डी है। तो हम कैलकुलेटर के अंदर ये कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे केस में बिल्डिंग का हाइट है 21 मीटर और उसका एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन 12 मीटर है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगा 0.09 इंटू 21 एंड डिवाइड बाय डी, हमारा एक्स डायरेक्शन में 12 है तो 12 का रूट कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। तो ये आ गया 0.54559। तो हम यहाँ पर 0.546 लिख देते हैं। तो हमारा एक्स डायरेक्शन में 0.546 है और सिमिलरली जेड डायरेक्शन के अंदर हमारा डायमेंशन 14 मीटर है, तो वो हम यहाँ पर 0.09 इंटू 21 डिवाइड बाय 14 और उसका
स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो ये आ गया 0.505। तो अब हम मॉडल में चले जाते हैं। सीस्मिक डेफिनेशन एड IS 1893-2016 जनरेट Zone 3 building with ordinary moment resisting frame, residential building, medium soil, 5% डैम्पिंग। एक्स डायरेक्शन में हमारा जो था वो 0.546 एंड जेड डायरेक्शन में हमारा टाइम पीरियड था 505 एंड 546। तो इसको अब हम जनरेट कर लेते हैं एंड इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये सिस्मिक डेफिनेशन हमने जो ऐड किया उसकी मदद से वो क्या करेगा कि टाइम पीरियड की मदद से वो ऐसे बाई जी वैल्यू फाइंड कर सकता है। अभी हमें बिल्डिंग का वेट डिफाइन करना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पूरे फ्रेम के अंदर कोई भी तरीके का वॉल नहीं है। हम यहाँ पर आ जाते हैं सेल्फ वेट और उसका फैक्टर हम 1 ले लेते हैं और ऐड कर देते हैं। जॉइंट वेट भी हमारे केस में नहीं है, मेंबर वेट हम सेल्फ वेट ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं। एलिमेंट वेट और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट वेट है नहीं। रेफरेंस लोड केस भी हमारे केस में नहीं है। यहाँ पर हम फ्लोर वेट दे देते हैं। तो फ्लोर वेट डिफाइन करने के लिए IS 875 पार्ट 2 के अंदर फ्लोर लोड का टेबल दे रखा है, टेबल नंबर 1। तो उसके अंदर हमारे पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ऑल रूम एंड किचन के लिए 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और ये टॉयलेट बाथ के लिए भी 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। पैसेज स्टेयरकेस इंक्लूडिंग स्टोर रूम बालकनीज उन सब के लिए 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर में सभी लाइव लोड हमारे 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आप चाहे तो इस हिसाब से सभी का अलग अलग लाइव लोड दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेशर दे देते हैं 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम वाई रेंज ऑफ 2 मीटर टू 22 मीटर। इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा लाइव लोड। अभी हम एज्यूम करते हैं कि जो फ्लोर है उसके स्लैब का थिकनेस 0.1 मीटर है। 0.1 मीटर के हिसाब से हमारा डेड लोड ऑफ स्लैब आ जाएगा 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो भी हम 2 मीटर टू 22 मीटर हाइट में दे देंगे। और हम एज्यूम करते हैं कि उसके ऊपर 50 mm का फ्लोरिंग लगाया हुआ है। तो फ्लोरिंग का डेंसिटी हम 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एज्यूम करें, तो फ्लोरिंग का डेड लोड भी 1.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। उसको भी हम 2 मीटर टू 22 मीटर के अंदर असाइन कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा लाइव लोड, ये डेड लोड एंड ये फ्लोरिंग का लोड। तो ये हमारे सीस्मिक का डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे फर्स्ट लोड केस के अंदर। अगर हम स्टैटिक एनालिसिस करेंगे तो हमें फर्स्ट लोड केस स्टैटिक सीस्मिक लोड केस ही देना होगा। तो इसको हम ऐड करेंगे। प्राइमरी लोड केस टाइप सीस्मिक एंड लोड केस नेम EQX पॉजिटिव। तो ये हमारा EQX पॉजिटिव आ चुका है। दूसरा लोड केस हम EQX माइनस कर देते हैं। थर्ड लोड केस हम EQZ प्लस एंड EQZ माइनस। तो ये 4 सीस्मिक लोड केस हमने दे दिए हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा डेड लोड। उसके अंदर हम लोडिंग टाइप
डेट डिफाइन करके ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हमारा आ जाएगा लाइव लोड। उसमें हम यहाँ पर लाइव लोड डिफाइन करके ऐड कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे 6 प्राइमरी लोड केसेस आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें उसके अंदर लोड डिफाइन करना है, तो EQX प्लस सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम चले जाएंगे सीस्मिक लोड्स के अंदर, एक्स डायरेक्शन में उसका फैक्टर +1 दे देते हैं और ऐड कर लेते हैं, देन क्लोज। नेक्स्ट हमारा EQX माइनस है, तो उसको ऐड करके हम सीस्मिक लोड एक्स डायरेक्शन -1 एंड ऐड। नेक्स्ट हमारा EQZ है, तो उसके अंदर हम सीस्मिक लोड Z डायरेक्शन एंड फैक्टर 1 ऐड क्लोज एंड देन EQZ, उसके अंदर हमारा सीस्मिक लोड Z डायरेक्शन -1 एंड क्लिक ऐड क्लोज। तो ये हमारे 4 सीस्मिक लोड केस हो चुके हैं। अब हमें डेड लोड डिफाइन करना है, तो डेड लोड क्लिक ऐड सेल्फ वेट फैक्टर -1 इन Y डायरेक्शन, क्लिक ऐड। देन फ्लोर लोड आ जाएगा हमारा, तो फ्लोर लोड है -2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम 2 मीटर टू 22 मीटर, click add, then -1.25 for flooring 2 मीटर to 22 मीटर in Y direction, add close। सेल्फ वेट को सिलेक्ट करके assign to view कर देना है, साइन यस। एंड हमें लाइव लोड देना है, तो वो भी हम एज्यूम कर लेते हैं। फ्लोर लोड -2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम 2 मीटर टू 22 मीटर, क्लिक ऐड एंड क्लोज। तो ये हमारा लाइव लोड आ चुका है, डेड लोड आ चुका है। अब हमें ये सभी प्राइमरी लोड केसेस के लिए लोड कॉम्बिनेशन ऐड करने पड़ेंगे। तो लोड कॉम्बिनेशन हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेते हैं। ऑटो लोड कॉम्बिनेशन IS456 और IS800, यहाँ पर टेबल 18 दे रखा है। स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन 7 है, जनरेट लोड, क्लिक ऐड एंड क्लोज। तो ये सभी लोड कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दिए हैं। अगर हमें ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशन कमांड यूज करना है, तो यहाँ पर लोड केस को डिफाइन करते वक्त लोडिंग टाइप हमें देना पड़ेगा, वरना ये ऑटोमेटिक लोड कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। तो अब हमारे मॉडल के अंदर लोडिंग एंड लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन हो चुके हैं। अभी हमें चाहिए कि ये जो सिस्मिक लोड हमने दिया है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर ने SA/G वैल्यू क्या कैलकुलेट की है और उसके लिए बेस शीयर का वैल्यू क्या मिला है, स्टोरी डिस्प्लेसमेंट वो हमें क्या मिला है, वो सब हमें डिटेल्स चाहिए। तो वो हमें ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पर हमने जो लोड केस दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे और डिफाइन कमांड प्रिंट लोड डेटा आफ्टर करंट ऐड एंड चेंज आफ्टर करंट ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। ये EQX का एनालिसिस हो रहा है, उसके बाद उसके लोड डेटा प्रिंट होगा और फिर वो वैल्यू को फ्लश हो जाएगा। उसी तरह से हम Z डायरेक्शन में भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डिफाइन कमांड प्रिंट लोड डेटा आफ्टर करंट ऐड एंड चेंज आफ्टर करंट ऐड। तो इस तरह से हम X और Z डायरेक्शन के लिए लोड डेटा प्रिंट करवा सकते हैं। हमें -X एंड -Z डायरेक्शन के लिए भी ये डेटा प्रिंट करवाना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू सेम ही आएगी, सिर्फ बेस शीयर का वैल्यू पॉजिटिव X की बदले नेगेटिव X आएगा।
तो ये हमारा मॉडल हो चुका है और फिर से हमें एक बार डिफाइन कमांड देना है। इसके अंदर हम कुछ प्रिंट नहीं करवाना चाहते, ऐड एंड क्लोज। ये जो लास्ट हमने परफॉर्म एनालिसिस कमांड दिया वो यहाँ पर आ गया। अब हम इस मॉडल को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस मॉडल में 0 एरर, 0 वार्निंग एंड 2 नोट्स आ रही है। तो आउटपुट फाइल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा नोट्स है, वन वे फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन का है। इक्विवेलेंट स्टैटिक एनालिसिस शुड बी प्रीफरेबली परफॉर्म फॉर रेगुलर बिल्डिंग। मतलब हमारा रेगुलर बिल्डिंग है तो स्टैटिक एनालिसिस का नोट दे रहा है। अब हम बेस शीयर और टाइम पीरियड के बारे में रिजल्ट्स देखेंगे। तो ये हमारा बेस शीयर दिखाएगा, दे रहा है। तो ये हमने जो टाइम पीरियड दिया था 0.546 सेकेंड, तो उसके हिसाब से SA/G वैल्यू हमारा 2.5 आ चुका है। और वो SA/G वैल्यू के मतलब से ग्राउंड एक्सेलरेशन का वैल्यू 0.08 आ गया है। एंड टोटल बेस शीयर हमारा 112.28 किलो न्यूटन आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस मॉडल का डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हमने डिज़ाइन का कोई पैरामीटर नहीं दिया था, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन करेंगे। अगर आप ये सीस्मिक एनालिसिस पूरा देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दें तो आप किसी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।